हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज के क्लास में और मैं हूं आपका नेट वाला भैया। हाँ जी, चलिए करते हैं आज की बूस्ट अप सीरीज की शुरुआत। सर आज क्या पढ़ेंगे? आज हम करने वाले हैं जी लीगल एस्पेक्ट्स यानी लॉ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के एमसीक्यूज। चलिए चलते हैं क्लास में, ज्यादा लेट ना करते हुए आइएगा जी। ये देखिएगा सॉरी, देखिएगा जी सेम चीज। अगर आपको नोट चाहिए तो नेट वाला भैया टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए और कोई क्वेरी हो तो व्हाट्सएप कर लीजिए। नेक्स्ट चलते हैं जी क्वेश्चन में। आई क्या कह रहा है क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। ये देखिए, हाँ कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इम्प्लाइड कंडीशन इन ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। देखिए जी, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में ठीक है, कंडीशन और वारंटी दो चीजें हैं। तो कंडीशन और वारंटी में एक होता है इम्प्लाइड कंडीशन। तो पूछा कि इम्प्लाइड कंडीशन कौन सा नहीं है ना। तो आइए देखते हैं। कह रहा है कंडीशन एज टू क्वालिटी और फिटनेस। सर ये इम्प्लाइड कंडीशन है, किसी भी तरीके का फिटनेस या क्वालिटी से लेकर कोई प्रॉब्लम हो तो आपका इसमें क्या है, इसमें कंडीशन एज टू क्वालिटी और फिटनेस होगा। होलसमनेस और भी क्या है आपका इंप्लाइड है। कंडीशन एज टू मर्चेंटेबिलिटी क्वालिटी क्या है, ये भी आपका इंप्लाइड है। लेकिन कंडीशन एज टू फ्री टू इनकम ब्रांचेस ये क्या है, ये सर आपका नहीं है। क्या इंप्लाइड कंडीशन नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा 4। आइए जी थोड़ा सा कंडीशन और वारंटी को समझते हैं और ज्यादा अच्छे तरीके से क्लियर आ जाएगा। देखिए अगर आप बेसिस ऑफ डिफरेंस दिया गया है, कंडीशन और वारंटी दिया गया है, ठीक है। तो बेसिस में सबसे पहले क्या मीनिंग क्या बोल रहा है, इट इज अ स्टेपुलेशन विच इज इसेंशियल टू द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। सर कंडीशन क्या होता है, सर इसेंशियल टू द मेन पर्पस होता है। और वारंटी क्या होती है, वारंटी कोलेटरल होता है। आइए कह रहा है इट इज स्टेपुलेशन विच इज कोलेटरल टू द मेन पर्पस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट चलिए सिग्निफिकेंस क्या है इसका, क्या रहा है कंडीशन इज सो एसेंशियल टू द कॉन्ट्रैक्ट दैट द ब्रेकिंग ऑफ व्हिच कैंसल्स आउट द कॉन्ट्रैक्ट। अगर आप इसमें बोल रहा है कि इसलिए सिग्निफिकेंस है क्योंकि अगर कंडीशन अगर आप ब्रेक करते हैं तो आप क्या करेंगे, कैंसिल कर सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट को। कराए इट इज सब्सिडियरी ऑफ और इंफीरियर कैरेक्टर द वायलेशन ऑफ द वारंटी विल नॉट रिवोक द कॉन्ट्रैक्ट। अगर आप वारंटी को रखते हैं, वारंटी का कैरेक्टर यूज करते हैं तो क्या होगा, आप कैंसिल नहीं कर सकते कॉन्ट्रैक्ट को। कह रहा है ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप कब होता है, कहता है ऑनरशिप ऑन गुड्स कैन नॉट बी ट्रांसफर विदाउट द फुलफिलिंग द कंडीशन। कंडीशन के फुलफिलिंग के बिना आप ऑनरशिप ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। कह रहा है ऑनरशिप ऑन गुड्स कैन बी ट्रांसफर्ड ऑन द बायर विदाउट फुलफिलिंग द वारंटी। विदाउट फुलफिलिंग द वारंटी क्या ट्रांसफरशिप ऑनरशिप ट्रांसफर हो सकता है। रेमेडी क्या क्या है देखिए, कह रहा है इन केस ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अफेक्टेड पार्टी कैन कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट एंड क्लेम डैमेजेस। ये कर सकता है, कंडीशन में आप कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल भी कर सकते हैं और डैमेजेस भी क्लेम कर सकते हैं। लेकिन यहां पे क्या बोल रहा है, इन द केस ऑफ ब्रीच ऑफ वारंटी द अफेक्टेड पार्टी कैन नॉट कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट बट क्लेम ओनली डैमेजेस। मतलब कंडीशन में कैंसिल भी कर सकते हैं और क्लेम भी कर सकते हैं, लेकिन वारंटी में सिर्फ और सिर्फ क्या आप क्लेम कर सकते हैं डैमेज को। ट्रीटमेंट क्या होगा, कह रहा ब्रीच ऑफ कंडीशन में बी ट्रीटेड एज ब्रीच ऑफ वारंटी बट ब्रीच ऑफ वारंटी कैन नॉट बी ट्रीटेड एज ब्रीच ऑफ कंडीशन। आइएगा जी, अब देखिए ये इंप्लाइड कंडीशन एक्सप्रेस और इंप्लाइड कंडीशन दिया हुआ है। तो क्या क्या दिया हुआ है इंप्लाइड कंडीशन में, कंडीशन एज टू टाइटल, कंडीशन एज टू डिस्क्रिप्शन, कंडीशन एज टू क्वालिटी और फिटनेस, कंडीशन एज टू मर्चेंटेबिलिटी, कंडीशन एज टू होलसमनेस, कंडीशन इंप्लाइड बाय कस्टम और ट्रेड यूजेस, कंडीशन इज अ सेल बाय सैंपल और कंडीशन इन अ सेल सैंपल एज वेल एज डिस्क्रिप्शन। देखिए जी ये क्या है, ये 8 आपके इंप्लाइड कंडीशंस होते हैं नहीं जी सर, बिल्कुल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलें। हाँ जी सर चलिए, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कम अंडर द डेफिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन अंडर आरटीआई एक्ट 2005। तो आइए पहले डेफिनेशन देखते हैं कि क्या बोलता है। सेक्शन 2F है ना किसका, आरटीआई एक्ट का। कह रहा है सेक्शन 2F द राइट टू इंफॉर्मेशन, मतलब राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 क्या कह रहा है, कह रहा है इंफॉर्मेशन मीन्स any material in any form including records, documents, memos, emails, opinion, advice, press releases, circulars, order, logbooks, contract, reports, papers, samples, model and data material held in any electronic form and information related to any private body which can be accessed by a public authority under any other law for the time of being फोर्स। बोल रहा है ये सारी चीजें अगर होगी तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंफॉर्मेशन बोलेंगे। क्या क्या ये सारी चीजें,
अब देखिए इसमें क्या क्या है सर, लॉगबुक तो था बिल्कुल, फाइल नोटिंग था क्या, नहीं सर फाइल नोटिंग तो कहीं नहीं दिखा मुझे, ये देखिए फाइल नोटिंग कहीं नहीं था। सर्कुलर्स, हाँ सर ये सर्कुलर ये दिखा है, और डेटा मेटेरियल हेल्ड इन एनी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, ये सारा क्या इन्फॉर्मेशन है, बट क्या फाइल नोटिंग इन द प्रोसेस ये क्या है, ये सर नहीं है इन्फॉर्मेशन, तो ये क्या हो जाएगा गलत, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा आपका 2। चलिए जी नेक्स्ट चलते हैं, कह रहा है आउट ऑफ द फॉलोइंग विच आर नॉट फीचर्स ऑफ जीएसटी 2017 इन इंडिया। आइए पहला क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है फीचर्स नहीं है ना, तो आइए देखते हैं, कह रहा है जीएसटी इज एप्लीकेबल ऑन द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, सर बिल्कुल यही तो इसका फीचर्स है कि सप्लाई पे लगता है जीएसटी, तो ये तो नहीं होगा, चलिए इसको हटा दीजिए क्योंकि नॉट द फीचर बोला है। कह रहा है जीएसटी इज प्रिंसिपल ऑन द ओरिजिन बेस्ड टैक्सेशन रादर देन प्रिंसिपल ऑफ डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन, क्या बोल रहा है, बोल रहा है भाई साहब ये ओरिजिन बेस्ड है रादर देन डेस्टिनेशन में, नहीं सर ये डेस्टिनेशन बेस्ड है रादर देन ओरिजिन, तो ये क्या है, ये तो गलत है, तो इस क्वेश्चन के हिसाब से क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा क्योंकि नॉट द फीचर्स, ये इसका फीचर्स नहीं है। आगे चलते हैं सी नंबर, सी नंबर क्या बोल रहा है जी, बोल रहा है import of goods treated as interstate supplies and would be subject to IGST in addition to application custom duties, बिल्कुल सही सर, ये हम कर सकते हैं। डी क्या है, क्या इट इज अ ड्यूअल टैक्सेशन विद द सेंटर एंड द स्टेट साइमल्टेनियसली लिवाइंग इट ऑन ए कॉमन बेस, स्टेट और सेंटर का साइमल्टेनियसली क्या है लिवाइंग है, तो ये भी क्या है, ये भी बिल्कुल सही है। ई में आ जाइए, ई में क्या बोल रहा है, बोल रहा है जीएसटी इज एप्लीकेबल टू ऑल गुड्स एंड सर्विसेज विदाउट एनी एग्जम्पशन, नहीं सर एग्जम्पशन तो है, एग्जम्पशन हर जगह होता है, तो ये क्या ये भी गलत हो गया, तो बी और ई क्या हो जाएगा थर्ड, ये हो जाएगा जी आपका आंसर। नेक्स्ट चलें, अब देखिएगा जीएसटी के की फीचर्स दिए गए, जीएसटी की फीचर्स, डुअल जीएसटी सेंट्रल स्टेट है, डेस्टिनेशन बेस्ड स्टेट जीएसटी है, कॉमन बेस है, यूनिफॉर्म क्लासिफिकेशन है ना, और क्या, और देख लीजिए यूनिफॉर्म रिटर्न्स चालान है, नो कैस्केडिंग ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट है, क्रॉस क्रेडिट बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट अलाउड है, टैक्स लिवाइड फ्रॉम प्रोडक्शन टू कंजप्शन है। आइए देखिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, हाजी सर चलते हैं, कह रहा है क्या, कह रहा है विच वन ऑफ द फॉल्स, सो विच वन इज फॉल्स एज पर रिलेवेंट प्रोविजन ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, कौन सा प्रोविजन जो है वो गलत है एज पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 72। पहला देखते हैं, पहला बोल रहा है कि ए वाइड एग्रीमेंट इज वन दैट इज नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ, बिल्कुल क्या सही है, कह रहा है और दूसरा क्या है, दूसरा बोल रहा है असाइनमेंट इज द ऑब्वियस मोड ऑफ डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, असाइनमेंट कोई मोड होता है क्या डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का, नहीं सर ये बिल्कुल भी नहीं, तो ये क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। थर्ड पढ़िए, कह रहा वेयर द पार्टी वेव्स इट्स राइट्स अंडर द कॉन्ट्रैक्ट ऑब्लिगेशन अंडर द कॉन्ट्रैक्ट द अदर पार्टीज रिलेट इट ऑफ इट्स, ये कह रहा वेयर द सब्जेक्ट मैटर ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट इज डिस्ट्रॉयड और नॉट डिफॉल्ट ऑफ द प्रोमिसर द कॉन्ट्रैक्ट डज नॉट बिकम वॉइड बाय इम्पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, बिल्कुल सही, जहां इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस है सिर्फ वही क्या होता है वॉइड होता है, बाकी नहीं, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा सेकंड। अब देखिएगा जी मोड क्या है डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का, ये दिया गया है, मोड ऑफ डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय परफॉर्मेंस से कर सकते हैं एक्चुअल, या तो परफॉर्मेंस एक्चुअल हो जाए या फिर क्या अटेम्प्टेड हो जाए, बाय इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस के भाई पॉसिबल ही ना हो इसको करने का। तीसरा क्या है, तीसरा है जी बाय लैप्स ऑफ टाइम, टाइम की वजह से टाइम ही खत्म हो गया कॉन्ट्रैक्ट की तो उसकी वजह से डिस्चार्ज हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट। बाय ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, अगर हमने ब्रीच कर दिया या तो चाहे वो एक्चुअल हो चाहे वो एंटीसिपेटरी हो। अब बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट, दोनों के सहमति से अगर कोई हो जाए तो भी इसमें होता है जी इनोवेशन, रिसेशन, अल्ट्रेशन, इनोवेशन, वेबर, मर्जर, और बाय द ऑपरेशन ऑफ लॉ, अगर कोई ऑपरेशन ऑफ लॉ मतलब काम हो गया तो जैसे डेथ हो गया, मर्जर हो गया, इंसॉल्वेंस हो गया, अनऑथराइज्ड अल्ट्रेशन हो गया, तो ये क्या है, ये सारे हैं जी मोड ऑफ डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। देखिएगा चलिए नेक्स्ट चलें, हाँ जी सर चलिए आगे आइए, क्या कह रहा है, कह रहा है जी विच वन इज द करेक्ट सीक्वेंस इंप्लाइड इन द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, कह रहा क्या इंप्लाइड इंडियन कॉन्ट्रैक्ट 1872 में करंट सीक्वेंस क्या है भाई, देखिए करंट सीक्वेंस बड़ा इजी है, आइए देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले सर देते हैं ऑफर, ऑफर के बाद क्या, ऑफर के बाद सर हम करते हैं एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस के बाद क्या प्रॉमिस, प्रॉमिस के बाद क्या एग्रीमेंट, और एग्रीमेंट के बाद क्या कॉन्ट्रैक्ट। आंसर इज AECDB, देख लीजिए जी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्या कह रहा है, कह रहा है given the below are two statement, one is labeled as assertion and the other is labeled as reason, ठीक है, दो चीज है, एक assertion और एक reason। assertion क्या कह रहा है, कह रहा है trademark registration gives the exclusive property rights to the trademark
ऑनर, बिल्कुल सही। ट्रेडमार्क एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टी राइट देता है। जैसे आप मैं जहां हूं स्क्रीन पर आपको एक लोगो दिख रहा होगा, ये क्या, ये ट्रेडमार्क लोगो है, मैंने इस पर मेरा अधिकार है, ट्रेडमार्क एक्सक्लूसिव राइट मेरे को मिल चुका है, प्रॉपर्टी राइट, कि भाई साहब ये लोगो आप कोई यूज नहीं कर सकता है। फिर जाइएगा रीजन, कह रहा है ट्रेडमार्क इज ए रिकॉग्निजेबल साइन, डिजाइन, एक्सप्रेशन विच आइडेंटिफाइज प्रोडक्ट और सर्विसेज ऑफ अ पर्टिकुलर सोर्स from those of others and are used to claim exclusive proprietary rights for products and services। वही बात मैंने बोला कि देखो ये वाला लोगो मेरा क्या है, प्रॉपर्टी राइट मेरे पास है, अगर इसको कोई यूज करेगा मैं तुरंत उस पर क्या करूंगा, क्लेम करूंगा। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, इन द लाइट ऑफ आवर स्टेटमेंट चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन बिलो। तो ये तो दोनों सही था सर, दोनों सही था और इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी था, तो आंसर क्या हो जाएगा 1। क्या बोथ ए आर राइट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। चलिए जी 7 नंबर में चलते हैं, क्या बोल रहा है, कह रहा है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स प्रोटेक्ट द यूज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड आइडियाज दैट एरिया ऑफ। कौन सा एरिया सर, आईपीआर तो होता है किसके लिए, कमर्शियल वैल्यू के लिए, मॉरल सोशल वैल्यू के लिए नहीं है। आइए जी नेक्स्ट चलते हैं, देखिएगा जी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और उसके ईयर्स दिए गए हैं, देखिए इसको कैसे मैच करते हैं। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या 1872, आरटीआई हो जाएगी 2005, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट हो जाएगा 2000, कंपटीशन एक्ट 2002। आज देख लीजिए ए का 2 बी का 3rd, ए का 2 बी का 3rd, आ जाइए 4 नंबर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, कह रहा मीनिंग ऑफ अनपेड सेलर इज, अनपेड सेलर का क्या मतलब होता है, द पर्सन हु हैज नॉट पेड द प्राइस। क्या सर, नहीं ऐसा नहीं, द पर्सन हु हैज सोल्ड द गुड्स एंड रिसीव्ड द प्राइस, उसको कैसे अनपेड सेलर बोलेंगे सर, जब प्राइस पैसा मिल ही गया है तो। 3rd नंबर देखिए, कह रहा द पर्सन हु हैज सोल्ड द गुड्स एंड हैज नॉट येट रिसीव्ड द प्राइस, जो पैसा क्या, एक पर्सन जो सामान बेच चुका है और उसको पैसा नहीं मिला, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अनपेड सेलर। तो आंसर इज 3rd। नेक्स्ट चले, नेक्स्ट है, कह रहा विच वन ऑफ द फॉलोइंग लॉज इफेक्ट द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, कौन सा लॉ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को इफेक्ट करता है। तो क्या है, पहला है इनकॉर्पोरेशन एंड बैंक्रप्सी, सर यही तो ये लॉ जो है बिजनेस को क्या करता है, इफेक्ट करता है, तो हो जाएगा 1। नेक्स्ट चले, नेक्स्ट में आते हैं सर, कहाँ भाग रहे हो भाई साहब, अभी तो बताया नहीं। चलिए, कह रहा हु आर द पार्टीज टू ए चेक, चेक के लिए पार्टी कौन कौन हो सकता है। तो सर सबसे पहले क्या, सबसे पहले हो सकता है सर ड्रॉवर हो सकता है, ठीक है, फिर क्या, फिर पेई हो सकता है, और फिर क्या, फिर सर होल्डर भी हो सकता है, यानी कि ए बी और डी। आंसर किस में है, यानी कि ए बी डी, आंसर हो गया जी 2nd, ये 3rd नहीं, इसको 2nd कर लीजिएगा, 2nd। चलिए नेक्स्ट चले, हाँ जी सर बिल्कुल चलिए। अब क्या है, अकॉर्डिंग टू सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट विच 2 ऑफ द फॉलोइंग आर डिफाइंड एज गुड्स। अब देखिए गुड्स का डेफिनेशन दिया गया है किसमें, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में। देखिए क्या बोल रहा है, कह रहा है हाँ, कह रहा है गुड्स इज डिफाइंड एज पर सेक्शन 27 ऑफ द एक्ट एज every kind of movable property rather than actionable claims and money, and includes stock and shares, growing crops, grass and things attached to or forming part of the land which are agreed to be severed before sale and under the contract of sale। देखिएगा जी किसकी बात क्या, एक तो मूवेबल प्रॉपर्टी और दूसरा ग्रोइंग क्रॉप्स, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा ए एंड बी, आंसर 3rd। चलिए जी नेक्स्ट नंबर में चलते हैं, कह रहा है विच वन इज ऑफ द फॉलोइंग इज अ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। कौन सा होता है जी वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट नहीं सर, यूनिलैटरल एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक साइड से कॉन्ट्रैक्ट होता है। दूसरा क्या, कॉन्ट्रैक्ट विच सीजेस टू बी इनफोर्सिबल बाय लॉ। हाँ ये कॉन्ट्रैक्ट इसको क्या बोलते हैं, जो लॉ के द्वारा इन्फोर्स नहीं हो उसको बोलते हैं आपका वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। चलिए नेक्स्ट चलते हैं जी, कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिलेट टू वारंटी, वारंटी से रिलेट कौन सा करता है, कह रहा इट इज वाइटल इंपॉर्टेंस ऑफ द कंप्लीशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। नहीं बिल्कुल नहीं, इफ देयर इज अ ब्रीच अग्रीड पार्टी कैन रेपुडिएट द कॉन्ट्रैक्ट। वारंटी में कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल नहीं कर सकता, वहां पे डैमेजेस क्लेम कर सकता है। कह रहा इट इज एसेंशियल टू द मेन पर्पस। नहीं सर, इस मेन पर्पस जो होता है वो कंडीशन के लिए होता है, इसके लिए क्या है कोलेट्रल होता है, तो ये भी नहीं होगा। लास्ट में क्या है, इन केस ऑफ ब्रीच द अग्रीड पार्टी कैन क्लेम डैमेज। हाँ ये क्लेम कर सकता है क्या, सिर्फ डैमेजेस, तो आंसर क्या हो जाएगा 4। नेक्स्ट चलिए जी, कह रहा विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉल इन द एम्बिट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कंपटीशन एक्ट। कंपटीशन एक्ट के एम्बिट में कौन सा नहीं आता है, कह रहा इनकरेज कंपटीशन आता है इसमें जी, ये तो है। प्रिवेंट अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन ये भी आता है।
प्रिवेंट मोनोपोलिस्टिक राइट्स राइजिंग ऑफ द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, नहीं सर उसके लिए तो आईपीआर एक्ट है ना विपो का, तो सर ये क्या है, ये गलत हो जाएगा, ये नहीं होगा। फिर लास्ट में क्या है जी, रेगुलेट मर्जर एंड एक्विजिशन, हाँ ये आ जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा जी थर्ड। नेक्स्ट चलिए, कहता है डॉक्ट्राइन ऑफ सेवर टेम्परेचर्स, डॉक्ट्राइन ऑफ सेवर टेम्परेचर का मतलब होता है लेट द बायर बीवेयर, तो यहाँ पे क्या है, बायर शुड बी बीवेयर ऑफ ऑल एस्पेक्ट्स, सर ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलिए सर अब क्या 17 का दो स्टेटमेंट है, कह रहा है एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज ऑलवेज वैलिड, बट एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन ही, एग्रीमेंट विद कंसिडरेशन इज ऑलवेज वैलिड, तो ये क्या होगा, पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। दूसरा क्या है, दूसरा कह रहा है जी all contract are agreement but all agreement are contract, all contract are agreements but all agreements are not contract होना चाहिए, ये देखिएगा all agreement are, all contract are agreement, all agreement are not contract, इसको not add कर लीजिएगा। in the context of our two statement, क्या बोल रहा है, क्या देखिएगा, कह रहा है विच वन इज द फॉलोइंग कोड इज करेक्ट, है ना, तो पहला तो इनकरेक्ट है, दूसरा क्या हो जाएगा जी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ नॉट लगाइएगा तो, और अगर यहाँ नॉट लगाइएगा तो दोनों का दोनों इनकरेक्ट हो जाएगा, इसलिए नॉट लगाना जरूरी है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं जी, कह रहा मैच द लिस्ट वन विद द लिस्ट टू, चलिए जी आइए देखिए, कह रहा लिस्ट वन और लिस्ट टू को क्या करना, मैच करना है। देखिए साइबर क्राइम किससे रिलेटेड होगा जी, आईटी एक्ट से होगा सर, बिल्कुल। डॉक्ट्राइन और सिविल लेट द बायर बीवेयर, किससे था, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट से। फिर क्या है, डिसऑनर ऑफ बिल, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट से। पेटेंट एंड कॉपीराइट, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट एक्ट से, सॉरी चलिएगा करते हैं। वन का क्या, फोर, वन का फोर किसमें है जी, थर्ड नंबर, आंसर क्या हो गया थर्ड। फिर बी का थर्ड, सी का टू, डी का वन। नेक्स्ट चलिए, हाँ जी आइए, कह रहा है चूज द करंट कोड ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बीइंग करेक्ट और इनकरेक्ट, करेक्ट कोड चुनने बोल रहा है। पहला क्या कह रहा है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इज अ कैटेगरी ऑफ प्रॉपर्टी दैट इंक्लूड्स इंटेंजिबल क्रिएशन ऑफ द ह्यूमन इंटेलेक्ट, बिल्कुल सही बात है, पहला तो सही बोल रहा है, इसी के लिए ह्यूमन इंटेलेक्ट और क्रिएशन के लिए है। सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं, कहता है आईपीआर डज नॉट इंक्लूड ट्रेड सीक्रेट एंड मॉरल राइट्स, क्या बात कर रहे हो सर, आईपीआर ही तो ट्रेड सीक्रेट और मॉरल राइट्स को देखता है, तो पहला तो करेक्ट हो जाए, दूसरा क्या हो जाएगा इनकरेक्ट, आंसर इज 4। नेक्स्ट चलते हैं, क्या बोल रहा है, कह रहा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग पेटेंट, कौन सा पेटेंट के लिए सही नहीं है। आइए देखते हैं, पेटेंट इज अ लीगल प्रोटेक्शन ग्रांटेड फॉर एन इन्वेंशन दैट इज न्यू, नॉन ऑब्वियस एंड यूजफुल, बिल्कुल सही बात है, यही है, पेटेंट को क्या ग्रांट मिलता है इन्वेंशन के लिए। दूसरा क्या कह रहा है, पेटेंट ग्रांट द पेटेंट होल्डर द एक्सक्लूसिव राइट टू मेक यूज और सेल द पेटेंटेड प्रोडक्ट्स और प्रोसेस, बिल्कुल पेटेंट का ग्रांट इसीलिए मिलता है ताकि वो उसको क्या कर सके, यूज कर सके या बेच सके, है ना, किसको, प्रोड्यूसर या प्रोसेस को। चलिए तो तीसरा देख रहे थे, एक्सक्लूसिव पर्पस ऑफ द पेटेंट सिस्टम इज टू बेनिफिट द पेटेंट होल्डर, नहीं सिर्फ बेनिफिट के लिए नहीं होता, बेनिफिट होता है लेकिन सिर्फ बेनिफिट के लिए नहीं होता है। आइए देखिए इसमें आपका दिया गया है नीचे, उसमें देखते हैं, तो ये क्या है, ये पहले सबसे पहले तो यही गलत हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा थर्ड। नेक्स्ट भी पढ़ लीजिए, इंडियन पेटेंट एक्ट 1970 वाज अमेंडेड एंड मेड इफेक्टिव फ्रॉम जनवरी 1, 2005, ये तो सही है, पहले क्या 1970 में आया था, फिर 2005 में अमेंड हुआ था। अब देखिए यहाँ लिखा हुआ है, कह रहा पेटेंट इज अ फॉर्म ऑफ intellectual property, the patent gives its owner right to exclude others from the making, using, selling and importing an invention for a limited period of time, usually 20 years। ध्यान देखा, ये क्या था, ये सारी चीजें हैं, इसके लिए क्या पेटेंट का यूज नहीं किया सकता, पेटेंट सिस्टम का पेटेंट होल्डर को ये सारी चीजें बेनिफिट मिलती है, सिर्फ अपने बेनिफिट के लिए नहीं होता है। नेक्स्ट चले, क्या कह रहा है, कह रहा है अंडर विच सेक्शन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑफ 2000 अपडेटेड इन 2008 एंड स्टीलिंग एनी डिजिटल एसेट और इंफॉर्मेशन इज कंसीडर्ड एज साइबर क्राइम। अब कितने नंबर सेक्शन में ये बताया गया कि स्टीलिंग, कोई भी डिजिटल एसेट को अगर चुरा रहे हो तो वो है 65 में। चलिए आंसर इज 1। नेक्स्ट में चलते हैं, कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अकॉर्डिंग टू द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, कौन सा सही नहीं है। कहता है डिस्ट्रिक्ट फोरम लेडी ऑफ सोशल वर्कर, बिल्कुल सही है सर, एक तो होना चाहिए डिस्ट्रिक्ट फोरम में। स्टेट कमीशन shall consist of person who has been a judge of high court, बिल्कुल सही। डिस्ट्रिक्ट फोरम shall consist 4 मेंबर, नहीं सर यहाँ पे 2 मेंबर होते हैं, ठीक है, इसमें एक लेडी भी होती है। 4 नंबर में नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रेडियल सिस्टम shall consist of person who is जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। देखिए सर थर्ड नंबर गलत है, यहाँ पे क्या, यहाँ 4 मेंबर नहीं होते, तो क्या थर्ड नंबर आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट करते हैं, क्या कह रहा है, अरेंज द फॉलोइंग ऑर्डर ऑफ दियर मैनिफेस्टेशन, जैसे जैसे आए वैसे वैसे उसको आउट करना है। तो सबसे पहले क्या, ऑफर, नहीं सर, हाँ जी, उसके बाद क्या, एक्सेप्टेंस, फिर
जब ऑफर हो गया, एक्सेप्टेंस हो गया, एक्सेप्टेंस के बाद हम ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और तब सॉरी उसके बाद हम कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और कॉन्ट्रैक्ट के बाद फिर क्या करेंगे, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। तो ये क्या होगा, ए बी डी सी। आइए नेक्स्ट चलते हैं, सेकंड नंबर आंसर हो गया इसका। 24 क्या बोल रहा है, कह रहा व्हेन द इंफॉर्मेशन ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट एन इवेंट हैपेंस व्हिच मेक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इम्पॉसिबल द कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड। क्योंकि इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, अब जैसे देखो दो लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट किया, अब दोनों लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट किया, ऐसा कोई सिचुएशन अराइज हो गई जिसकी वजह से दोनों का परफॉर्मेंस क्या वो नहीं कर पा रहे हैं परफॉर्मेंस, मान लो भूकंप आ गया, कुछ और प्रॉब्लम हो गई, आग लग गई गाड़ी में, तो दोनों की गलती नहीं थी। तो जहां इम्पॉसिबिलिटी हो जाता है परफॉर्मेंस को परफॉर्म करना, वो उसको बोलते हैं जी वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। नहीं, हाँ जी सर। चलिए नेक्स्ट कह रहा है 25 कह रहा है A owes 10,000 to B under a contract. It is agreed between A, B and C that B shall henceforth accept C his debtor instead of A and the same amount. The old debt A is discharged and the new debt new debt from C to B is contracted. This is called, सर इसको बोलते हैं नोवेशन। देखिएगा चार है, अल्टरेशन, अल्टर हो जाना, दो का कॉन्ट्रैक्ट हो जा रहा है, ठीक है, उस कॉन्ट्रैक्ट में कुछ गड़बड़ी हो गई, फिर से हम उसी कॉन्ट्रैक्ट को मॉडिफाई कर दिए, अल्टरेशन। रिसेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मतलब होता है कि कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर देना पूरी तरीके से, ठीक है, और नया कॉन्ट्रैक्ट बनाना। नोवेशन का मतलब क्या होता है, नोवेशन का मतलब होता है सर उन दोनों को कॉन्ट्रैक्ट को मॉडिफाई करके फिर उस वही पार्टीज, सेम पार्टीज नया कॉन्ट्रैक्ट बना ले रहा है, उसको बोलते हैं नोवेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। और ये क्या है सर, ये मोड ऑफ डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, अभी तो पढ़ा मोड ऑफ डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, राइटिंग मेरे पे मत जाइएगा, ठीक है, वाहियात राइटिंग है मेरी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, इफेक्टिव फ्रॉम 15 मार्च 2018 द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 हैज बीन अमेंडेड सो एज टू ब्रिंग विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट विद इन इट्स परव्यू। बोल रहा है 15 मार्च 2003 को इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 में बना था, उसको अमेंड किया गया, किस चीज को लाने के लिए, तो सर वो इलेक्ट्रॉनिक चेक और ट्रंकेटेड चेक को लाने के लिए किया गया था। नेक्स्ट चलते हैं, क्या बोल रहा है, आ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप इज, क्या है सर, नॉट ए सेपरेट एंटिटी, नहीं सर एलएलपी का सेपरेट होता है आई थिंक, अ लीगल एंटिटी सेपरेट फ्रॉम दैट इट्स पार्टनर्स, हाँ ये होगा, अब बॉडी कॉर्पोरेट सर ये होगा, तो दोनों होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, बी एंड सी, यानी कि 4 नंबर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं सर, कह रहा था फ्रेज सूट अपॉन अ क्वांटम मेरिट लिटरली मींस, देखिएगा लास्ट ईयर क्वेश्चन पूछा गया है, ये ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब होता है एज मच एज इज अर्न्ड, फर्स्ट नंबर आंसर। और उसके बाद क्या है, द फ्रेज कंसेशस एड आइटम का मतलब होता है सेम थिंग इन द सेम सेंस। और नेक्स्ट क्या है, कह रहा है द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स नेसेसरी फॉर अ मीटिंग इज कॉल्ड, क्या कोरम बोलते हैं सर इसको, है ना, हाँ जी सर। लीजिए जी, लॉ के भी 30 क्वेश्चंस हो गए आपके जी कंप्लीट। उम्मीद है कि आपको ये सारा चीज समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई क्वेरी बच जाती है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर लीजिएगा, इवनिंग में 5 बजे के बाद मैं आपको जरूर जवाब दूंगा, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, जय हिंद जय भारत।